टनल डायोड। टनल डायोड इज आल्सो कॉल्ड एज इसाकी डायोड। ये इसाकी ने इसको जो है इन्वेंट किया था, इसलिए उनके नाम पे इसका है ये इसाकी डायोड। तो टनल डायोड का फीचर क्या है कि यहाँ पे पी साइड और एन साइड जो सेमीकंडक्टर मटेरियल का है, जंक्शन के लेफ्ट में पी साइड और एन साइड हाईली डोप्ड होता है। यहाँ पे हमने आपको लेक्चर में बताया था कि अगर यहाँ पे P लिख करके इसके ऊपर प्लस का निशान बन गया है, N लिख के से प्लस का निशान, तो हाईली डोप्ड होता है, और इस पर डबल प्लस कर देंगे तो और हाईली डोप्ड डायोड हो गया, ठीक ना। यानी P साइड का डोपिंग कंसंट्रेशन हाई होता है और N साइड का भी डोपिंग कंसंट्रेशन हाई होता है। डोपिंग क्या होता है आपको पता है, सिंपल सिलिकॉन मटेरियल में आप ग्रुप 3 का कोई एल्युमिनियम या बोरान, मान लेते हैं एल्युमिनियम आपने ऐड कर दिया तो ये पी टाइप का मटेरियल बन जाएगा। और अगर सिलिकॉन में आपने ये आर्सेनिक या फास्फोरस, आर्सेनिक या एंटीमनी मटेरियल अगर आपने ऐड कर दिया तो ये ग्रुप ये एन टाइप का मटेरियल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था सिंपल पीएन जंक्शन में डायोड की जो डोपिंग रेशियो होता था, सिंपल डायोड में था 1:10⁸। यहाँ पे क्या है 1:10⁻3, यानी सिलिकॉन के 10⁻3 यानी 1000 एटम में आपका एक सिंगल एटम डोपिंग का है, ठीक है ना। यहाँ पे 10⁸ यानी यहाँ पे 10 लाख एटम में, 10 लाख सिलिकॉन एटम में एक डोपिंग का एटम था, एल्युमिनियम या ग्रुप 3 का मटेरियल का था। यहाँ पे 1000 एटम में एक डोपेंट है, यानी एक इम्प्योरिटी एटम है, ठीक ना। तो यहाँ डोपिंग कंसंट्रेशन हाई है। दूसरी चीज़ आप जानते हैं, लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जंक्शन पे जो ये डिप्लीशन लेयर बनता है, इसकी जो विड्थ है W, ये अगर डोपिंग लाइट है, हल्की डोपिंग है, तो विड्थ जो है ज़्यादा होता है, वाइडर विड्थ होता है। अगर डोपिंग हाईली डोप्ड है मटेरियल तो यहाँ पे नैरो विड्थ क्रिएट होता है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तो इस पार्टिकुलर टनल डायोड के केस में जो आपका जो डिप्लीशन विड्थ होता है ये नैरो होता है, इसकी चौड़ाई बहुत ही कम होती है, ठीक ना, डोपिंग की वजह से। दूसरी बात, इस विड्थ का रोल क्या है, ये पी साइड से होल को जंक्शन क्रॉस करने में बैरियर क्रिएट करता है, बाधा उत्पन्न करता है, और एन साइड से इलेक्ट्रॉन को जंक्शन क्रॉस करने नहीं देता, यानी बैरियर क्रिएट करता है। और जब डोपिंग आप हाई कर देंगे तो यानी जो बैरियर की विड्थ है, बैरियर की हाइट, वो आपकी नैरो हो जाएगी। सिंपल सोचिए, अगर आपको एक दीवार कूदना है, मान लो जंक्शन है, दीवार कूदना है, अगर दीवार की हाइट ज़्यादा है तो आप उसको नहीं कूद पाएंगे, बहुत एनर्जी चाहिए जंप करने के लिए, ठीक है। अगर दीवार की हाइट कम तो आप इजीली जंप कर जाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक ना, कि अगर हाइट इतना कम है कि इलेक्ट्रॉन नेचुरली बिना किसी एक्स्ट्रा एनर्जी के पार कर जाते हैं जंक्शन को, यानी पी साइड से होल चार्ज कैरियर जो है बिना किसी प्रॉब्लम के या बिना बहुत ज़्यादा एनर्जी के इजीली अगर पास कर जाते हैं और एन साइड से इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस कर जाते हैं, तो ये आपका जो है टनलिंग इफेक्ट है। टनलिंग का मतलब है जैसे एक पहाड़ है, उसके अंदर एक टनल बन जाए, एक गुफा ऐसे कह लो आप, टनल उसको कहते हैं, और इस पार से उस पार आप इजीली चले जाओ। बाकी जो आपकी बाधा है, पहाड़ तो अपने आप ही है बाधा, लेकिन इजीली अगर आप उसको जो है टनल के थ्रू क्रॉस कर गए हैं, पहाड़ के इस पार से उस पार चले गए हैं, तो ये कहते हैं टनलिंग इफेक्ट, ठीक ना। तो टनल डायोड का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है, टनल डायोड एग्जिबिट टनलिंग इफेक्ट। टनलिंग इफेक्ट क्या है, द प्रॉपर्टी वेयर द चार्ज कैरियर विल बी पेनिट्रेटिंग थ्रू द डिप्लीशन लेयर ऑलमोस्ट एट द स्पीड ऑफ लाइट इज कॉल्ड टनलिंग इफेक्ट। यानी चार्ज कैरियर पी साइड से एन साइड में और एन साइड से पी साइड में लाइट की स्पीड से अगर क्रॉस कर जाते हैं, यानी उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फील नहीं करता है, तो इसको कहते हैं टनलिंग इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट, इसको आप जो है याद करके रखिएगा। एक्चुअली टनलिंग इफेक्ट आपका जीनर डायोड में भी होता है, ठीक ना, लेकिन अभी बेसिक में अभी ये सब चीज़ें मत पढ़िए, आप इतना जानिए टनलिंग इफेक्ट जो है टनल डायोड में होता है। टनलिंग इफेक्ट का होने का मेन जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो इसकी डोपिंग कंसंट्रेशन है। हाईली डोपिंग होने की वजह से बैरियर विड्थ या डिप्लीशन विड्थ नैरो होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और होल इजीली क्रॉस कर जाते हैं जंक्शन को। अच्छा, इस फिनोमेना को जो है यूज कैसे करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है टनलिंग इफेक्ट की वजह से। तो इसका देखो, टनल डायोड का जो है आपका एप्लीकेशन पहले देख लीजिए।
टनल डायोड इज फास्टेस्ट स्विच, ठीक ना, टनल डायोड इज फास्टेस्ट स्विच, ये इसका एप्लीकेशन है। इट हैज नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके 4 ऑप्शन दे दिया गया कि इसमें कहेगा कौन नेगेटिव रेजिस्टेंस जनरेट करता है, तो आप कहेंगे टनल डायोड हैज नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैसे ये नेगेटिव रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, इसका वोल्टेज एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस यहां करते हैं, ठीक ना। ओके, दिस इज द डायोड सिंबल। डायोड के सिंबल में सिंपली देखा गया है कि कैथोड का जो है इसका शेप थोड़ा सा चेंज होता है। सिंपल पीएन जंक्शन डायोड में सिंपल वर्टिकल लाइन होती है। वैरेक्टर डायोड में आपने देखा कि यहाँ पे कैपेसिटर होता है, पैरेलल 2 लाइनें होती हैं। जीनर में आपने देखा कि कैथोड में थोड़ा सा जो अपोजिट डायरेक्शन में कट है। और टनल डायोड में आपका जो है ये कैथोड का शेप इस तरह से है। तो यहाँ पे जब आप फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई करेंगे, यानी पी साइड में पॉजिटिव, एन साइड में नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो इसमें करंट कैसे जो है वेरी करता है, कैसे चेंज करता है। देखिए एक चीज़ और है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 0 से जैसे थोड़ा सा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तुरंत करंट आपकी इंक्रीज हो रही है। इसके पहले वाले कंडीशन में क्या था, सिंपल कि कट ऑफ वोल्टेज तक करंट नियरली 0 था, उसके बाद इंक्रीज होता था। लेकिन यहाँ पे आपका जो है कट ऑफ वोल्टेज कुछ नहीं है, जैसे आप फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करेंगे तुरंत आपको करंट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, इट्स कटिंग वोल्टेज फॉर टनल डायोड इज 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टनल डायोड में कोई भी कट ऑफ वोल्टेज या कट इन वोल्टेज नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई थ्रेशोल्ड वोल्टेज नहीं होता। तुरंत जैसे आप अप्लाई करेंगे फॉरवर्ड बायस आपको करंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो व्हेन यू अप्लाई फॉरवर्ड बायस टू द टनल डायोड एट स्टार्टिंग यू विल गेट लीनियर करंट। आपका ये करंट जो है लीनियरली इंक्रीज करते हैं, इसको कहते हैं लीनियर रीजन या ओमिक रीजन, इसको कहते हैं लीनियर रीजन, लीनियर रीजन, ठीक ना। यहां से 0 से Vp इस वोल्टेज तक आपका करंट लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। एट P मतलब पीक होता है, एट पीक वोल्टेज, एट Vp योर करंट इज Ip यानी पीक करंट। पीक वोल्टेज, इस वोल्टेज पे आपका करंट यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। और इसके बाद भी जब आप जो है वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो आपका करंट जो है डिक्रीज होने लगता है। करंट इंक्रीज मतलब करंट पॉजिटिव, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं पॉजिटिव वोल्टेज में हैं तो करंट आपका डिक्रीज हो रहा है, यानी इसका फेज चेंज हो रहा है, करंट निगेटिव हो जा रहा है, यहाँ से धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। कहाँ तक, ये वैली वोल्टेज तक, वी को कहते हैं वैली वोल्टेज। ये आपका पीक है, पीक वोल्टेज, पीक करंट, ये आपका वैली, ये वैली वोल्टेज और वैली इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट है यहाँ पे आपका आएगा इस नेगेटिव, ये IV, ठीक ना, वैली करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। पीक वोल्टेज पीक करंट, वैली वोल्टेज वैली करंट। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद भी जब आप आगे फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये करंट जो है फिर आपका लीनियरली इंक्रीज होने लगेगा और सिंपल पीएन जंक्शन डायोड की तरह ये वर्क करेगा। तो इसका जो आपका रीजन ऑफ इंटरेस्ट है ये निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, इसको कहते भी हैं निगेटिव। ये जो आपका ये इतना रीजन है ये निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ठीक है। तो ये आपका जो है ये कैसे इंक्रीज होता है और कैसे डिक्रीज होता है, इस फिनोमेना को हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। आप यहाँ पे मान लीजिए कि स्टार्टिंग में आपका जो लीनियर रीजन मिलता है और पीक करंट जाने के बाद जो है आपका यहाँ पे करंट डिक्रीज होने लगता है और निगेटिव पीक के बाद फिर से आपका करंट इंक्रीज होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक है। और यही जो आपका करंट वोल्टेज इंक्रीज करने पे करंट डिक्रीज हो रहा है, यही नेगेटिव रेजिस्टेंस है, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका होता है V/I। V पॉजिटिव है और I नेगेटिव है तो आपका ये रेजिस्टेंस नेगेटिव हो जाता है। एक्चुअली फिजिकली ये नेगेटिव रेजिस्टेंस फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक ना। बस यहाँ पे वोल्टेज और करंट आपका जो है आउट ऑफ फेज है, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। और इसी फिनोमिना को, इसी कैरेक्टरिस्टिक को यूज करके जो है टनल डायोड को
टनल डायोड का एप्लीकेशन यूज किया जाता है। कहाँ एप्लीकेशन होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया वही बात लेंगे। एज फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीजेज द फॉरवर्ड करंट इन द टनल डायोड रिड्यूसेस एंड दिस प्रॉपर्टी इन टनल डायोड इज कॉल्ड नेगेटिव रेजिस्टेंस। नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या होता है, यही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑपरेटिंग पॉइंट इज लोकेटेड इन नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, यानी नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में ही जो है ऑपरेट होता है आपका टनल डायोड। फॉर नेगेटिव रेजिस्टेंस टनल डायोड मस्ट बी प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस। प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस मतलब ऐसा है, ये वीपी पीक वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक ना। प्रॉपरली ये फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, यानी यहाँ के बाद अब आपको नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन मिलेगा। फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई करने पर ये करंट लीनियरली इंक्रीज होता है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने के बाद ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। तो इसको समझने के लिए हम एनर्जी बैंड गैप डायग्राम का हेल्प लेंगे और समझेंगे। इसको आप टनल डायोड ऑपरेशन भी कह सकते हैं, ऑपरेशन या वर्किंग ऑफ टनल डायोड। दिस इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। दिस साइड इज P साइड ऑफ टनल डायोड एंड दिस वन इज N साइड ऑफ टनल डायोड। तो P साइड में ये जो आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है, ये टनल डायोड का P साइड है। ये आपका टनल डायोड है, टनल डायोड का सिंबल। तो इसका P साइड लेफ्ट में है और राइट में N साइड है। कि फिगर ए में जो है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड P साइड और N साइड का दोनों दिखाया गया है, ठीक ना। ये वैलेंस बैंड P साइड का और कंडक्शन बैंड P साइड का है। यहाँ पे वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ये N साइड का है। और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ये जो इसको बैरियर हाइट कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन ग्रीन कलर का है। इसके नीचे जो है, इसके डाउन साइड में ये आपका N साइड का कंडक्शन बैंड है और इस डॉटेड लाइन के ऊपर जो है P साइड का वैलेंस बैंड है। हम जानते हैं करंट फ्लो जो होता है वो चार्ज कैरियर जब जंक्शन को क्रॉस करते हैं उसकी वजह से होता है। तो ये चार्ज कैरियर तभी क्रॉस करेंगे जब एक साइड का कंडक्शन बैंड यानी N साइड का कंडक्शन बैंड और P साइड का वैलेंस बैंड अलाइंड हो, एक लाइन में हो, ठीक ना। अगर अलाइंड नहीं है तो चार्ज कैरियर ट्रांसफर नहीं होंगे। तो ये कंडीशन आपका जो है फर्स्ट कंडीशन, व्हेन यू डू नॉट अप्लाई एनी फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। जब आपने कोई फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में रहेंगे और P साइड के होल्स जो है वो वैलेंस बैंड में रहेंगे और ट्रांसफर नहीं करेंगे, करंट कोई फ्लो नहीं होगा। व्हेन यू विल अप्लाई ए स्मॉल फॉरवर्ड बायस वोल्टेज ग्रेटर देन 0 और एबव देन 0, जैसे आप थोड़ा सा अप्लाई करेंगे देन बैरियर हाइट, जो आपकी ये बैरियर हाइट है, यहाँ से इसके वैलेंस बैंड के टॉप से ये कंडक्शन बैंड के डाउन तक ये जो टोटल बैरियर हाइट है, ठीक ना, इतने बैरियर हाइट है, ये बैरियर हाइट डिक्रीज होगी। डिक्रीज होने का मतलब है N साइड का कंडक्शन बैंड ये अपर साइड में शिफ्ट होगा, ऊपर शिफ्ट होगा, ठीक ना। और P साइड का वैलेंस बैंड थोड़ा सा डाउन शिफ्ट होगा, ये थोड़ा अप शिफ्ट होगा, थोड़ा डाउन शिफ्ट होगा। डाउन शिफ्ट होगा, शिफ्ट होने का मतलब ये है कि बैरियर हाइट डिक्रीज होगी और डिक्रीज होने के मतलब कंडक्शन बैंड का कुछ एरिया, ये अगले फिगर में आप देखिए कि यहाँ पे कंडक्शन बैंड आपका अपर साइड में चला गया और वैलेंस बैंड डाउन साइड में। तो यहाँ पे कुछ पार्ट यानी बैलेंस बैंड का कुछ पार्ट और कंडक्शन बैंड का कुछ पार्ट अलाइन होगा, यानी इससे एक सीधी रेखा में होगा। यानी आपका इलेक्ट्रॉन इजिली N साइड से P साइड में मूव कर सकता है और होल आपका P साइड से N साइड में मूव कर सकते हैं, जंक्शन को क्रॉस कर सकते हैं जब आपने फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई किया। इस पे यहाँ पे फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई किया और इसकी जब वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो यहाँ पे जो है ये बैरियर हाइट कम होती जाएगी, यानी बैंड जो है कंडक्शन बैंड N साइड में और बैलेंस बैंड P साइड में ये शिफ्ट करके अलाइंड होंगे। जितना अलाइंड हो जाएंगे ये आपका जैसे जैसे आप फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बढ़ाएंगे ये अलाइनमेंट इंक्रीज होगा और आपका नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जो जंक्शन को क्रॉस कर रहे हैं उनकी संख्या भी इंक्रीज होगी और आपका करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपका स्टार्टिंग में जब आपने वोल्टेज अप्लाई किया है ना 0 से एबव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये आपका जो है इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होके जो है
जब कंप्लीट अलाइंड हो जाएगा तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट मिलेगा। कंप्लीट अलाइंड मीन्स कि यहाँ पे आपका N साइड का कंडक्शन बैंड और P साइड का वैलेंस बैंड ये कंप्लीट अलाइंड हो गए, यानी एक दूसरे के थ्रू जो चार्ज कैरियर क्रॉस जंक्शन के थ्रू वो इजीली क्रॉस कर जाएंगे। एकदम मैक्सिमम चार्ज कैरियर विल क्रॉस जंक्शन एंड पार्टिसिपेट और प्रोवाइड मैक्सिमम करंट, ठीक ना, ये पीक हो जाएगा। इसके बाद भी जब आप यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, इसको जब इंक्रीज करेंगे तो क्या करेंगे, ये शिफ्टिंग कंटिन्यू रहेगा। मीन्स आपका N साइड का कंडक्शन बैंड ये और ऊपर जाएगा और P साइड का वैलेंस बैंड डाउन आएगा, तो फिर से जो है ये अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी अब क्या होगा, ये आपका कंडक्शन बैंड अपर साइड में जाएगा और ये डाउन साइड में आएगा। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन ये देखिए फिगर सी में, इसमें कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखिए यहाँ पे N साइड का कंडक्शन बैंड ये अपर साइड में चला गया और N साइड का कंडक्शन बैंड अपवर्ड शिफ्ट हो गया और आपका P साइड का वैलेंस बैंड डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट डिस्टर्ब हुआ। अब यहाँ पे अलाइंड एरिया जो है ये इतना है, थोड़ा सा एरिया, तो यानी आपके नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जो है जो जंक्शन को क्रॉस कर रहे हैं उनको रिड्यूस करेंगे, यानी करंट भी आपकी रिड्यूस करेगी। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे रिड्यूस करते जाएंगे। तो ये देखिए जितना जितना अलाइनमेंट डिस्टर्ब होगा उतना ही करंट आपका डिक्रीज होगा। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि आप फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन करंट आपका डिक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है। और जो कंप्लीटली एक दूसरे से अलाइनमेंट खत्म हो जाएगा तो ये पे मिनिमम करंट मिलेगा, जिसको वैली पोजीशन कहते हैं। वैली वोल्टेज पे वैली करंट IV मिलेगा, ठीक ना। तो ये डायोड ऑपरेशन में आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे जब ये कंप्लीट एक दूसरे से मिस अलाइनमेंट हो जाएगा, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन N साइड का कोई भी इलेक्ट्रॉन P साइड में मूव के वैलेंस बैंड में मूव नहीं करेगा, यानी कोई करंट आपको नहीं मिलेगा। या ऐसे कह सकते हैं इसको कि मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल जंक्शन को क्रॉस करेंगे और आपको मिनिमम करंट मिलेगा, जिसको कहते हैं वैली करंट। और उस वोल्टेज पे जो वोल्टेज है उसको कहेंगे वैली वोल्टेज, VV। इस वैली पॉइंट के बाद अगर और आपने अप्लाइड वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज किया तो यहाँ पे अब क्या है, ये फिर से करंट आपकी लीनियरली इंक्रीज होगी। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन आप एनर्जी बैंड डायग्राम से अब नहीं दिया जाएगा। आपका एनर्जी बैंड डायग्राम के हेल्प से आपका ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन को एक्सप्लेन किया गया है सिर्फ, ठीक है। यहाँ के बाद ये सिंपल PN जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करेगा। दिस डायोड इज यूज्ड, टनल डायोड इज यूज्ड इन डिजाइनिंग माइक्रोवेव ऑसिलेटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टनल डायोड का एप्लीकेशन इसलिए मैक्सिमम है कि आप जान रहे हो कि इस करंट टाइम में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो माइक्रोवेव रीजन में होते हैं, माइक्रोवेव रीजन में वर्क करते हैं। सिंपल आपका जो किलो हर्ट्ज आर्डर का था, किलो हर्ट्ज आर्डर एप्लीकेशन, जिसमें आप विविध भारतीय और सिंपल जो है आप रेडियो एप्लीकेशन होता तो किलो हर्ट्ज आर्डर में होता है। फिर आपका टीवी एप्लीकेशन आया मेगा हर्ट्ज आर्डर में, किलो मतलब 10⁻3, मेगा मतलब 10⁻6, ठीक है। यहाँ पे आपका टीवी एप्लीकेशन आया और इसमें आप रेड FM और ये जो रेडियो मिर्ची ये सब सुनते थे ना, क्योंकि FM की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, आपको पता होना चाहिए 88 to 108 मेगाहर्ट्ज, ठीक ना। आप देखेंगे 90.1, 92.5 यही सब मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आप आती है जो चैनल आप सुनते हैं रेडियो पे। उसके बाद का जो आपका टोटल कम्युनिकेशन हुआ माइक्रोवेव कम्युनिकेशन होता है, यानी मोबाइल कम्युनिकेशन आपके जितने भी आपके आए हैं हाई एंड एप्लीकेशन में, मोबाइल फ़ोन आपका हो गया वो आपके माइक्रोवेव एप्लीकेशन में होते हैं। माइक्रोवेव मतलब होता है 10⁹ गीगाहर्ट्ज आर्डर में एप्लीकेशन है। तो अब आप जानते हैं रेडियो आपका, टेलीविज़न आपका जो ऑब्सोलीट हो गया है। बहुत कम ही लोग होते हैं ऐसे होते हैं जो रेडियो या टीवी देखते हैं। अब मैक्सिमम जो आपका टीवी एप्लीकेशन भी आया है, जो आप डिश एंटीना वाला देखते हैं, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है,
वो भी आपका माइक्रोवेव रीजन में ऑपरेट करता है, यानी आपका टोटल कम्युनिकेशन माइक्रोवेव रीजन में शिफ्ट हो गया है। क्यों शिफ्ट हुआ इस पर बाद में डिस्कस करेंगे। तो माइक्रोवेव का एप्लीकेशन मैक्सिमम हो रहा है मोबाइल कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, और टीवी रेडियो भी अब आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन से जो है ट्रांसमिट होता है। यानी अब आपको गीगाहर्ट्ज आर्डर में ही फोकस करना है, क्योंकि सारा एप्लीकेशन इसी फील्ड में आ गया है। तो गीगाहर्ट्ज आर्डर यानी माइक्रोवेव रीजन में जो है अगर आपको एप्लीकेशन यूज करना है तो जितने डिवाइस हैं वो माइक्रोवेव में वर्क करने चाहिए। यानी अगर जनरेटर है, सिग्नल जनरेट करता है कोई, तो गीगाहर्ट्ज आर्डर का जनरेट करे। तो सिग्नल जनरेट करने के लिए जो ऑसिलेटर होता है, और वो गीगाहर्ट्ज आर्डर में से कौन जनरेट करता है, आपका टनल डायोड। इसलिए टनल डायोड बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अकॉर्डिंग टू सिलेबस एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी इज ए फ्लैट पैनल डिस्प्ले दैट यूजेज द light that uses the light modulating property of liquid crystal combined with polarizers. Liquid crystal do not emit light directly, instead using a reflector to produce images in color or monochrome. कि जो आपकी LCD टीवी होती है घर में, उसका जो है यहाँ स्पेसिफिकेशन है, किसमें कहते हैं कि LCD is a flat panel display, फ्लैट पैनल डिस्प्ले दैट यूजेस द लाइट मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। यहाँ पे जो लाइट इमिट होता है वो लाइट मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टी, क्रिस्टल की, लिक्विड क्रिस्टल की लाइट मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टी को यूज करके जो है आपकी डिस्प्ले बनता है। ठीक है, इसमें एक पोलराइजर भी होता है, एंड लिक्विड क्रिस्टल जो उसमें होता है एलसीडी के अंदर, वो लाइट इमिट नहीं करता है, वो सिर्फ जो है एक रिफ्लेक्टर की हेल्प से क्या है, लाइट मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टी का यूज करके इमेजेस जनरेट करता है। ठीक ना, ये मोनोक्रोम होता है। तो इस पे डिटेल में इसकी बहुत ज़्यादा एलसीडी में नहीं जाएंगे। मेन जो आपका क्वेश्चन होता है कि एलईडी वर्सेस एलसीडी, ये इंपॉर्टेंट है कि एलईडी और एलसीडी में क्या डिफरेंस है। या अगर आपसे पूछा जाए कि आपको एलईडी टीवी लेना है या एलसीडी टीवी लेना है, तो उसमें से कौन चूज करेंगे, किस बेस पे आप चूज करेंगे, वो बेस यहाँ पे आपका है। दो डिफरेंस है। पावर लॉस इन एलईडी इज मोर, यानी एलईडी टीवी में जो पावर लॉस होता है वो ज्यादा होता है, मिली वाट आर्डर का होता है। फेयर एज पावर लॉस इन एलसीडी इज लेस, इट इज इन माइक्रो वाट आर्डर। एलईडी टीवी का रिस्पांस फास्ट होता है, इट्स रिस्पांस इज फास्ट, फेयर एज एलसीडी रिस्पांस इज स्लो। तो आप देख लीजिए आपका एप्लीकेशन क्या है। अगर आप लाइट सेव करना चाहते हैं तो एलईडी ले लीजिए, और अगर आप रिस्पांस यानी फास्ट रिस्पांस चाहते हैं तो एलईडी लीजिए। तो एक इसका मेरिट है और एक इसका डीमेरिट है और एक मेरिट है। यहाँ भी एक इसका मेरिट है और एक डीमेरिट है। इस बेस पे आप एक चूज कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही कि पावर लॉस किसमें ज़्यादा होता है, रिस्पांस किसका फास्ट होता है। ओके, थैंक यू।